शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। कमिश्नर के पास पहुंचे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि अभी फैसले तक अवैध हिस्सा बंद कर दे निगम। फैसले के बाद हम अवैध निर्माण हटा लेंगे। फैसले के बाद हमें वक्त मिले हम अवैध निर्माण खुद ही हटा लेंगे। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है। कमिश्नर से मुलाकात के बाद ये मुस्लिम पक्ष का एक बड़ा बयान सामने आया है। सुनिए। हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा देंगे। जो एमसी देख के हमें बतलाएगी कि ये अवैध है उसको हम जो है मान लेंगे। जो जिसको लिया गया, ये दबाव में आके लिया गया या जो बहरहाल ये बात अपनी जगह सही है कि जो है दबाव किसी का धमकी आमेज नहीं है। दबाव ये है कि जो कल धक्का मुक्की हुई है या जो है बैरिकेड तोड़े गए हैं तो हमें यह अंदाजा है कि शायद जो है हमारे वतनी भाई जो हैं उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से उससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। तभी वो जो है इस कदर सड़कों पे निकल कर आए हैं। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि मुल्क का भाईचारा सबसे ज्यादा मुकद्दम है। अगर इजाजत दे अगर कारपोरेशन हमें इजाजत देगा तो हम उसको हटा देंगे। अगर बहरहाल जो है अभी हमने ये कहा है कि जब तक जो है कारपोरेशन अपना डिसीजन न ले तब तक उतने हिस्से को बंद कर दे है। और वो बोलते हैं कि अगर जब भी फैसला होगा आयुक्त अगर हटाने को कहेंगे इसको तो हम इसको स्वयं हटाने के लिए भी तैयार है। ये इन्होंने अभी मेरे पास दिया है। मैं इस पे फैसला लूंगा और जल्दी इनको उसके जो फैसला है उनको बता दिया जाएगा। और हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, संजौली मस्जिद विवाद के मद्देनजर ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर से ये अपील की है कि चाहे तो जो हिस्सा अवैध है उसे बंद कर दिया जाए और फिर बाद में जब फैसला हो जाएगा तो खुद ही मुस्लिम पक्ष हटा लेगा जो अवैध निर्माण हुआ है। क्या अब इसको लेकर बात बनती हुई नजर आ रही है? विवाद जो है वो खत्म होने की ओर बढ़ रहा है क्या? देखिए, ऐसा लगता नहीं है क्योंकि हिंदू संगठन के लोग अभी भी सड़कों पर हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी बाजार बंद रखे गए हैं। जो कल धक्का मुक्की और लाठीचार्ज हुआ है पुलिस के साथ उसके विरोध में बाजार बंद रखे गए हैं। व्यापारी और कई हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो सड़कों पर हैं। लेकिन इस बीच जो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं मोहम्मद लतीफ और मौलवी शहजाद जो कि मौलवी है मस्जिद के, उनकी तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है नगर निगम के कमिश्नर को और अपने तौर पर ही कहा गया है कि अगर जो भी हिस्सा मस्जिद का अवैध बनाया गया है उसको सील कर दिया जाए कमीशन के द्वारा। और जैसे ही नगर निगम कोर्ट में इस पर कोई फैसला आएगा तो इस हिस्से को मस्जिद कमेटी खुद ही गिरा देगी या फिर नगर निगम भी गिरा सकता है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। खुद शांति का एक प्रयास किया गया है मस्जिद कमेटी की तरफ से, लेकिन लगता नहीं है जिस तरह से वहां पर माहौल बना हुआ है लोगों को मस्जिद से ज्यादा उस मस्जिद के अंदर जो बाहरी लोग आते हैं उनकी गतिविधियों को लेकर ऐतराज है। इसी वजह से अभी वहां पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष ने जो एक पहल की है देखना होगा उससे क्या असर पड़ता है और आने वाले दिनों में क्या ये मामला शांत हो पाता है या नहीं। जी शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष के इस प्रस्ताव के बाद कमिश्नर का क्या रुख सामने आता है, निगम का क्या रुख सामने आता है। और वहीं कल हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज शिमला बंद का ऐलान किया गया है। बंद में शामिल लोगों ने बताया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। लोगों का रोष अभी ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जब सभी लोग आएंगे, पूरे प्रदेश में लोग आएंगे, ये शिमला की बात नहीं है, ये शिमला तक सीमित नहीं रहने वाला है। सरकार कान खोल के सुन ले, ये शिमला तक सीमित रहने वाला नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहाँ जहाँ ये पनाहगार ये बना रहे हैं, अपने इन लोगों को बसाना चाह रहे हैं, ये होने वाला नहीं है। सभी पूरा प्रदेश जागेगा। अभी 13 तारीख को मंडी में भी देखिएगा अब क्या होने वाला है। इतिहास में जो कल का दिन है वो काला दिन कहा जाएगा। कल पुलिस ने, शिमला प्रशासन ने बड़ी बर्बरता के साथ
ना बच्चों को बख्शा है, ना महिलाओं को बख्शा है, ना 75 साल 80 साल के बुजुर्गों को बख्शा है। सबके सिर फोड़े गए, सबकी टांगें तोड़ी गई, सड़कों को लाल किया गया कल। और इतना बड़ा गुनाह नहीं था। धारा 163 में इस बात का विरोध कर रहा है कि यहाँ जो अवैध मस्जिदें बनी है उसको गिराया जाए। आप देख रहे हैं सभी लोग उसमें हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं जो ये बर्बरतापूर्वक कल लाठीचार्ज हुआ है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। शिमला में मस्जिद पर मचे घमासान पर समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। हसन ने यह भी दावा किया कि शिमला की मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनी है और अवैध नहीं। बीजेपी हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और तो इनके पास विचारों पे बचा नहीं है। न विकास पे बात करेंगे, न रोजगार पे करेंगे, न ये और चीजों पे करेंगे। ये तो हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करते हैं, वही वहां पे एक तरीका ये अपना रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जितने भी अवैध या ऐसे इमारतें हैं जिनके नक्शे पास ना हो, उन सबको गिरा दें। धार्मिक स्थलों को बाद में लेके आए। तो क्या ये तो अवैध बता रहे हैं हिंदू मस्जिद? अवैध वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो वक्फ की जगह पे है और वक्फ की इजाजत से बनी हुई मस्जिद है। वो किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। वो जाती प्रॉपर्टी होती हो तो अवैध मान लेते हैं हम। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, अगर सबका इतिहास उठा के देखेंगे, इवन मुख्यमंत्री का जो आवास है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, वो भी अवैध है, कोई नक्शा पासी नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि मस्जिद अवैध नहीं है और ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार ये मान रही है कि निर्माण जो है इस मस्जिद का वो पूरी तरह से अवैध है और ये सरकारी जमीन पर बनी है। बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि शिमला की संजौली मस्जिद अवैध है। कांग्रेस के मंत्री ने ही इसे लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी की तरफ से आज संजौली मस्जिद को लेकर जो बयान दिया है बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने, वो भी आपको सुनाते हैं। बड़ा स्पष्ट है कि वो मस्जिद अवैध है। यह भी स्पष्ट है क्योंकि उनके खुद के मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह है, अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि ये जमात के लोग कहां से आ गए। ये वो लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लव जिहाद के विषय में भी कहा। केवल 2 परिवार थे इस एरिया में, अब 1900 परिवार आ गए हैं और इतना बड़ा एक अवैध मस्जिद बन के खड़ा हो गया है। ये खुद अनिरुद्ध सिंह जो उनके मंत्री है, उन्होंने कहा अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस ने ही मोर्चा खोल दिया है। उनके बाकी मंत्री अब अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए। 45 बार नोटिस जाने के पश्चात भी मस्जिद ने अभी तक लीगैलिटी की कोई कागज दाखिल कोर्ट में नहीं कराया है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का जो अपीजमेंट का रवैया है वहां हम देख रहे हैं। और देखिए इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक कर रहे हैं। इससे और जो कुछ समाजवादियों ने जिस समय रखा, सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की और उसका परिणाम यह है कि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं। और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। और हम अपनी पार्टी के नेताओं का धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या का काला चिट्ठा लूट का जो उन्होंने आज बताया है, वो जानकारी दी है, ये केवल अयोध्या का नहीं है। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। अयोध्या जैसी पावन धरती पर जो किसान स्वयं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जमीन देना चाहते थे, जिस समय मांग थी कि सेक्रेटरीट बढ़ाया जाए,
इनको मुआवजा दिया जाए। सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी उसके अनुसार। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किल रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। क्या ये राजस्व की क्षति नहीं है? और मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में हैं ये सब। केवल यही लूट नहीं हुई, सेना जैसी जो डिफेंस है उस डिफेंस के जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता। कभी इस डिफेंस की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता। और जहां पर फायरिंग रेंज थी, जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी, उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। और अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया। जो अलाइनमेंट पहले था उसमें किसी गरीब की ज्यादा जमीन नहीं जा रही थी, किसी का कारोबार नहीं खत्म हो रहा था। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि अब चुनाव हार गए हैं, सरकार उनकी है, तो हम रेलवे का भी अलाइनमेंट बदल देंगे। और रेलवे का अलाइनमेंट भी बदलने के काम चल रहा है, जिससे कि गरीबों की जमीन वो छीन लें, घर मकान जो सदियों से रह रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनका छीन लें। तो ये तो अयोध्या केवल एक जिला है। इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही है। तो क्या है जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए? जिन्होंने नारा दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, क्या यही जीरो टॉलरेंस है इनकी कि अपने लोगों को और माला माल बना दें? क्योंकि भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी। लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। हम अपने गरीबों को जो आए आज हैं, इनको कहना चाहते हैं कि समाजवादी आपके साथ हैं। और जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उसके विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, अयोध्या के पास और अयोध्या के आसपास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हालांकि उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। और अगर सर्किल रेट भी हमें बढ़ा करके अगर अयोध्या वासियों को मुआवजा देना पड़ा तो सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा दे करके उनके घर परिवार में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। चाहे ओवरब्रिज हो या जो प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन दी जा रही है, महर्षि योगी जी के नाम पर जो ट्रस्ट था उसमें भी कुछ अधिकारी लोग घुस गए हैं, पता लगा है। केवल इसलिए कि उन्हें पता है कि उसकी कीमत कल क्या होगी। तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई है। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी?
इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, अगर आपको याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई, और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था। और यह पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का, तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्पेक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है, और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने, फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बनकर के। और फिर नकारात्मक दिल वाले, और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है। जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग। हालांकि वो वीडियो नहीं चलाना मैं चाहता हूं जो जिसमें भाषा क्या इस्तेमाल की गई है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी चलवा दूंगा, हालांकि वो उचित नहीं है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उसमें। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है, वहीं इनकाउंटर करके डराना चाहती है, और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ ढूंढ करके कि कौन है, किसको इनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की आप। रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है, वो हत्या में ना पकड़े जाएं, तो उनसे उम्मीद क्या करोगे आप। केवल फेक इनकाउंटर नहीं, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को भी ये सरकार छीन रही है। 69,000 वाले बच्चे कितना आंदोलन कर रहे हैं, सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है। लेकिन ऐसी साजिश, षड्यंत्र कि दोनों को बढ़ा दो, आप दोनों को बढ़ा दो। इसलिए
भाजपा किसी की सगी नहीं है, न इनकी न उनकी। भाजपा किसी की सगी नहीं हो सकती, केवल उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इसलिए जहां लूट की गई है उसके कागज आए हैं। मैं तो लीडर ऑपोजिशन से दोनों सदनों में कहूंगा कि बाकायदा पूरी सूची सदन में दी जाएगी और समय आने पर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें उस पर भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं, जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी हैं। तो सर इस पे एक्शन होगा सर? दोनों सूची अगर जाएगी पार्लियामेंट में कुछ होगा सर इस पे? बिल्कुल होगा। अभी से ही होने लगा, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा भाई। वो तो देखिए अभी से ही असर दिखाई देने लगा है। और कौन नहीं जानता है, यहां जितने लोग बैठे हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, सर्किट रेट कब बढ़ाया गया, ये तो कम से कम आपको भी पूछना चाहिए कि जब गरीब से जमीन ली जा रही थी उस समय सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? कम से कम गरीब के घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाते। लेकिन आप कारोबार करवाना चाहते थे, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। अखिलेश जी, आपकी जो जिस तरीके से सीटें आई है और पीडीए के लोगों का जो जिस तरीके से यहाँ पे शोषण हो रहा है, अभी आप देखिए बारिश वाले मामले में जिस तरीके से योगी जी ने कहा था विधानसभा में सिर्फ 2 लोगों को हाईलाइट किया जाता है पीडीए के और बाकी लोगों के नाम छुपा दिए जाते हैं। ऐसे में आप किस तरह काउंटर करेंगे इन सब बातों को लेकर? जी, इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो रजिस्ट्रियों की हमें कॉपी दी गई है इसमें सबकी फोटो लगी हुई है, उनके परिवार के लोगों के रिश्तेदारों की भी फोटो है। तब मुख्यमंत्री जी कोई दूसरी सूची नहीं पढ़ पाएंगे। ये तो मैं समझता हूं आप पत्रकार साथी हैं, आप भी खोजबीन में माहिर हैं, मुझे उम्मीद है इसके बाद आप खोजबीन करेंगे और तमाम अधिकारी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आप भी निकालेंगे नाम और अखबारों में फ्रंट पेज पे छापेंगे आप। कम से कम हमारे कैमरामैन तो अच्छे हैं, जो हम बोलते हैं वही चल जाता है, लेकिन लिखने वाले थोड़ा बहुत कंजूसी करते हैं। और देखिए इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक कर रहे हैं। इससे और जो कुछ समाजवादियों ने जिस समय रखा, सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की और उसका परिणाम यह है कि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं। और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा, जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। और हम अपनी पार्टी के नेताओं का धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या का काला चिट्ठा लूट का जो उन्होंने आज बताया है, वो जानकारी दी है, ये केवल अयोध्या का नहीं है। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। अयोध्या जैसी पावन धरती पर जो किसान स्वयं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जमीन देना चाहते थे, जिस समय मांग थी कि सर्किट रेट बढ़ाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी उसके अनुसार। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली,
जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किल रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। क्या ये राजस्व की क्षति नहीं है? और मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में हैं ये सब। केवल यही लूट नहीं हुई, सेना जैसी जो डिफेंस है उस डिफेंस के जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता। कभी इस डिफेंस की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता। और जहां पर फायरिंग रेंज थी, जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी, उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। और अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया। जो अलाइनमेंट पहले था उसमें किसी गरीब की ज्यादा जमीन नहीं जा रही थी, किसी का कारोबार नहीं खत्म हो रहा था। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि अब चुनाव हार गए हैं, सरकार उनकी है, तो हम रेलवे का भी अलाइनमेंट बदल देंगे। और रेलवे का अलाइनमेंट भी बदलने के काम चल रहा है, जिससे कि गरीबों की जमीन वो छीन लें, घर मकान जो सदियों से रह रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनका छीन लें। तो ये तो अयोध्या केवल एक जिला है। इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही है। तो क्या है जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए? जिन्होंने नारा दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, क्या यही जीरो टॉलरेंस है इनकी कि अपने लोगों को और माला माल बना दें? क्योंकि भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी। लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। यह सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। हम अपने गरीबों को जो आए आज हैं, इनको कहना चाहते हैं कि समाजवादी आपके साथ हैं। और जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उसके विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, अयोध्या के पास और अयोध्या के आसपास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हालांकि उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। और अगर सर्किल रेट भी हमें बढ़ा करके अगर अयोध्या वासियों को मुआवजा देना पड़ा तो सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा दे करके उनके घर परिवार में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। चाहे ओवरब्रिज हो या जो प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन दी जा रही है, महर्षि योगी जी के नाम पर जो ट्रस्ट था उसमें भी कुछ अधिकारी लोग घुस गए हैं, पता लगा है, केवल इसलिए कि उन्हें पता है कि उसकी कीमत कल क्या होगी। तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई हैं। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में,
और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई और उसके घर परिवार के लोगों के, मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था। और यह पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का, तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है, और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की है सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने, फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बनकर के। और फिर नकारात्मक दिल वाले, और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है। जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग। हालांकि वो वीडियो नहीं चलाना मैं चाहता हूं जो जिसमें भाषा क्या इस्तेमाल की गई है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी चलवा दूंगा, हालांकि वो उचित नहीं है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उसमें। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है, वहीं इनकाउंटर करके डराना चाहती है, और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ करके कि कौन है, किसको इनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की आप। रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है, वो हत्या में ना पकड़े जाएं, तो उनसे उम्मीद क्या करोगे आप। केवल फेक इनकाउंटर नहीं, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को ये सरकार छीन रही है। 69,000 वाले बच्चे कितना आंदोलन कर रहे हैं, सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है। लेकिन ऐसी साजिश, षड्यंत्र कि दोनों को भिड़ा दो, आप दोनों को लड़ा दो। इसलिए भाजपा किसी की सगी नहीं है, न इनकी न उनकी। भाजपा किसी की सगी नहीं हो सकती, केवल उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इसलिए जहां लूट
की गई है, उसके कागज आए हैं। मैं तो लीड ऑपोजिशन से दोनों सदनों में कहूंगा कि बाकायदा पूरी सूची सदन में दी जाएगी और समय आने पर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें उस पर भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं, जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी हैं। तो सर इस पे एक्शन होगा सर? दोनों सूची अगर जाएगी पार्लियामेंट में कुछ होगा सर इस पे? बिल्कुल होगा, अभी से ही होने लगा, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा भाई, वो तो देखिए अभी से ही असर दिखाई देने लगा है। और कौन नहीं जानता है, यहां जितने लोग बैठे हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, सर्किट रेट कब बढ़ाया गया, ये तो कम से कम आपको भी पूछना चाहिए कि जब गरीब से जमीन ली जा रही थी उस समय सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? कम से कम गरीब के घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाते। लेकिन आप कारोबार करवाना चाहते थे, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। अखिलेश जी, आपकी जो जिस तरीके से सीटें आई है और पीडीए के लोगों का जो जिस तरीके से यहाँ पे शोषण हो रहा है, अभी आप देखिए बारिश वाले मामले में जिस तरीके से योगी जी ने कहा था विधानसभा में सिर्फ 2 लोगों को हाईलाइट किया जाता है पीडीए के, और बाकी लोगों के नाम छुपा दिए जाते हैं। ऐसे में आप इस तरह काउंटर करेंगे इन सब बातों को लेकर? नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो रजिस्ट्रियों की हमें कॉपी दी गई है, इसमें सबकी फोटो लगी हुई है, उनके परिवार के लोगों के रिश्तेदारों की भी फोटो है, तो मुख्यमंत्री जी कोई दूसरी सूची नहीं पढ़ पाएंगे। ये तो मैं समझता हूं आप पत्रकार साथी हैं, आप भी खोजबीन में माहिर हैं, मुझे उम्मीद है इसके बाद आप खोजबीन करेंगे और तमाम अधिकारी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आप भी निकालेंगे नाम और अखबारों में फ्रंट पेज पे छापेंगे आप। कम से कम हमारे कैमरामैन तो अच्छे हैं, जो हम बोलते हैं वही चल जाता है, लेकिन लिखने वाले थोड़ा बहुत कंजूसी करते हैं। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अयोध्या में जमीन घोटाले की बात कही जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, और ये कहा गया है कि किसानों से जो जमीन है वो ली गई कौड़ी के भाव, और उसके बाद जो सर्किल रेट है बढ़ाया गया, अरबों का घोटाला हुआ है। चलिए अगली खबर करूंगा। और अब खबर कर्नाटक से। मांड्या हिंसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 52 लोग गिरफ्तार किए गए। गणेश विसर्जन के दौरान हुआ था पथराव, 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव के बाद आगजनी भी की गई। ये मांड्या के नागमंगला इलाके की तस्वीरें हैं, जो इस बात की गवाह है कि उपद्रवियों ने कितना तांडव किया है। अब आपको इस हिंसा की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए पहले डायरेक्ट कैमरे से ली गई तस्वीरें। उपद्रवी किस तरह से तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी कर रहे हैं। कई गाड़ियों को फूंक डाला गया, सड़कों पर खड़ी मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने कई दुकानों को भी आग लगा दी। इस वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें भी देख लीजिए, किस तरह से उपद्रवी पत्थरबाजी कर रहे हैं। दरअसल नागमंगला इलाके में गणेश विसर्जन के लिए जुलूस निकल रहा था, और जैसे ही ये मैसूर रोड पर दरगाह के पास पहुंचा, उस पर पथराव शुरू हो गया। हिंसा पर उतारू लोगों ने पथराव के साथ बॉटलें भी फेंकनी शुरू कर दी, जिनसे चिंगारियां उठती दिखी। उपद्रवियों के इस आतंक के बाद जुलूस में शामिल लोग भी भड़क गए और पलटवार करने लगे। अपने ऊपर पत्थरबाजी से नाराज हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया और उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की मांग की। और कर्नाटक के मांड्या में जहां हिंसा हुई, वहीं से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता राम की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नागमंगला के बाहर का एक गुजरी है, यहाँ पर वाहनों को आग लगाया गया है। एक ऑटो है, उसको भी आग लगाया गया है।
सिर्फ वहाँ से गुजरने के लिए वो लोग मना कर रहे थे, यहाँ से नहीं जाने का है करके। उसके बाद जो गलाटा हुआ है वो हिसाब से सभी जगह आग लगाने का वो जो दुकान को आग लगाया गया है, व्हीकल को आग लगाया गया है। अभी तक 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया हुआ है। अभी भी यहाँ का जो माहौल है ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक शहर में पूरा जो है 144 सेक्शन लगा हुआ है। सो यहाँ का जो गणपति का जो विसर्जन था वही हिसाब से आरंभ हुआ था ये जगह। अभी भी यहाँ परिस्थिति वैसे ही है। नुकसान तो अभी वहाँ जो व्हीकल है, जो यहाँ दुकान है, वहाँ पर आग लगाया हुआ एक खबर तो है। उसके अलावा जो पुलिस लोग यहाँ पे बंदोबस्त पे लगाए थे उनको भी थोड़ा पत्थरबाजी जो किया गया था वो सब में वो भी इंजूर हुआ है करके जो इंफॉर्मेशन मिला है। TV9 संवाददाता राम ने स्थानीय दुकानदार से भी बात की है जिनकी दुकान में उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। सुनिए आप। और यहाँ का जो मालिक है उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका ये क्या हुआ था? मुझे नहीं मालूम। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में था। मैं अभी तो आ रहा हूँ, 2 मिनट में अभी कार खड़ा के आ रहा हूँ इधर से। मुझे मालूम नहीं, अभी आके देख। आपका ये क्या है? पूरा मेरा। कितने साल से आप कराए? इधर में 5 महीने से इधर। 5 महीने से चला रहा है? 5 महीने से चला रहा हूँ। कितने बजे हुआ था ये? मुझे नहीं मालूम सर, अभी आ रहा हूँ मैं। नहीं, कितने बजे आप वापस गए थे यहाँ से? भाई कल 5 बजे गया। कल 5 बजे जाके उधर मेरी माँ को एडमिट किया हुआ मैसूर में, गोपालगौड़ा नर्सिंग होम में। उधर जाके अभी कोई न्यूज़ में देख के इधर आ रहा हूँ मैं इधर। अभी आके देख रहा हूँ। क्या क्या काम चल रहा था यहाँ पे? स्क्रैप का कर रहा था। कितने का आइटम था पूरा? 8 से 10 लाख रुपए का था। 8 से 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का किया हुआ है। आपको पता ही नहीं है क्या हुआ करके? क्या हुआ मालूम ही नहीं है मुझे। अभी आ रहा हूँ, अभी आके देख रहा हूँ। ये हमारे दोस्त हैं ये। यहाँ सीसी कैमरा भी लगाया था आपने? सीसी कैमरा भी लगाया था ना यहाँ पे? तो पूरा जल गया। पूरा जल गया। वो निकाल के रखा है क्या ये? नहीं, पूरा जला दिया है ना, कुछ भी नहीं है ना। उसमें वो DVR भी नहीं है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, पूरा जल गया ना। कुछ भी तो नहीं है ना। चंडीगढ़ ब्लास्ट में अब पाकिस्तान का एंगल जुड़ता नजर आ रहा है। वारदात के बाद जांच एजेंसियों ने इसकी पड़ताल शुरू कर दी है। NIA ने चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे जुड़े सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच गई है। आशंका ये भी जताई जा रही कि आतंकी घटना है और इसके तार सरहद पार से जुड़े हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में हुए इस ब्लास्ट के बाद 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है। ब्लास्ट के बाद चंडीगढ़ पुलिस उस FIR के पन्ने भी पलट रही है जिसे स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने 2023 में दर्ज किया था, जिसमें पकड़े गए 2 आरोपियों ने उस वक्त जानकारी दी थी कि हरविंदर सिंह रिंदा ने कुछ साल पहले दोनों को उसी कोठी की रेकी करने के लिए भेजा था जहां पर ब्लास्ट हुआ है। हरविंदर सिंह रिंदा पर पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इस हमले को ऑटो सवार 3 लोगों ने अंजाम दिया है। ब्लास्ट में मकान की खिड़कियों के शीशे टूट गए। कई एंगल से जांच की बात भी सामने आई है कि हमले में प्रेशर बम का इस्तेमाल किया गया है। एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक देश से बाहर बैठे किसी ग्रुप का हाथ हो सकता है। पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने पर 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। और NIA ने चंडीगढ़ ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक की टीम ने हादसे से जुड़े सबूत इकट्ठा किए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में हुए धमाके को लेकर लगातार तफ्तीश जारी है। चंडीगढ़ पुलिस अपने स्तर पर पूरी जांच कर रही है। NIA को भी देर रात यहां पर बुलाया गया था। इस वक्त आप देखिए, जिस घर में धमाका हुआ था उसके शीशे आपको टूटे हुए अभी भी दिखाई देंगे। धमाके की इंटेंसिटी इतनी थी कि पूरे के पूरे शीशे टूट गए। इस वक्त चंडीगढ़ पुलिस दोबारा से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मीडिया को पीछे हटा दिया गया। आप देखिए, यहाँ पर लगातार तफ्तीश की जा रही है। CFSL की टीम भी यहाँ पर बुलाई गई थी, उनके द्वारा भी यहाँ से काफ़ी सबूत जुटाए गए हैं। इस पूरे मामले में एक एंगल ये भी है कि यहाँ पर पहले एक पंजाब पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी रहा करते थे, कहीं उनको टारगेट करने के लिए तो ये बॉम्ब नहीं फेंका गया था। इस एंगल पर भी लगातार तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये घर हिमाचल प्रदेश के एक रिटायर्ड प्रिंसिपल का है और वो यहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा कुछ किराएदार इस घर में रहते हैं। हर एंगल से लगातार तफ्तीश हो रही है कि क्या वजह हो सकती है कि इस घर के ऊपर ही ये बॉम्ब फेंका गया। हालांकि हैंड ग्रेनेड नहीं था, ये अब तक पुलिस की जांच में सामने आया है। और इधर ईडी ने कोलकाता के अलग अलग इलाकों में फिर से रेड मारी है। जांच एजेंसी आरोपी पूर्व प्रिंसिपल के पिता के घर पर भी पहुंची।
आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की हत्या की जांच के साथ साथ ईडी पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों की भी जांच कर रही है। ईडी ने आज एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पिता के घर पर भी रेड की। इसके अलावा ईडी की टीम ने टाला में मौजूद उस मेडिकल कंपनी के ऑफिस पर भी छापा मारा है जिससे आरजीकर अस्पताल के लिए मशीनें खरीदी गयी। इस कंपनी का नाम ऑक्टेन मेडिकल है जिसका मालिक देवदत्त चटर्जी है। ये कंपनी अस्पताल में सर्जिकल मशीन सप्लाई करने का काम करती थी। आरोप है कि अस्पताल ने इस कंपनी से बाजार से ज्यादा कीमत पर मशीनें खरीदी हैं। जांच में पता चला है कि मशीनों की खरीदारी कोरोना काल के दौरान की गई थी। बताया जा रहा है कि ईडी की पिछली रेड में कुछ दस्तावेज मिले थे जिसके आधार पर ताज़ा छापेमारी की गई। ईडी ने पूर्व प्रिंसिपल के 2 फ्लैट पर भी छापे मारे हैं। इसके अलावा एक दवा विक्रेता के घर को भी खंगाला गया। इस जांच के बीच ममता सरकार से सहमति नहीं बनने की वजह से कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और वो काम पर लौटने को तैयार नहीं। और आरजीकर अस्पताल में संदिग्ध बैग मिला है। प्रदर्शन वाली जगह को खाली किया गया है। देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक संदिग्ध बैग मिला है आरजीकर हॉस्पिटल में। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रविशंकर, क्या जानकारी मिल रही है इस संदिग्ध बैग को लेकर? देखिए, आरजीकर हॉस्पिटल में जहां पे डॉक्टर्स लोग के आसपास ही एक बैग मिला है जी, क्योंकि आरजीकर में अटैक हुआ था तो जो लोग वहां पे बैठे हुए थे उन लोगों को संदेह हुआ कि बैग के अंदर कुछ रह सकता की जगह वहां पे बन जाती है, तो इसीलिए रविशंकर, आपकी आवाज हमें कुछ तकनीकी वजह से नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के हरदोई में ट्रेन हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रेलवे सूत्रों की जांच में पता चला है कि शॉर्ट सर्किट के जरिए दुर्गियाना एक्सप्रेस में ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी। हरदोई के उमरताली स्टेशन के पास दुर्गियाना एक्सप्रेस जिस केबल से टकराई थी उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। रेलवे सूत्रों के मुताबिक हरदोई में दुर्गियाना एक्सप्रेस हादसे का शिकार, शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट की साजिश, खंबे के केबल से छेड़छाड़ की कोशिश, वायर से टकराने के बाद हुआ था ब्लास्ट। दुर्गियाना एक्सप्रेस कोलकाता से अमृतसर जा रही थी जिसमें हरदोई के पास OHE वायर से टकराने के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ था। OHE वायर से ट्रेन के टकराने के बाद धमाका हुआ और लाइन में फॉल्ट आ गई और इसके बाद पायलट ने ट्रेन रोकी और उमरताली और दलील नगर स्टेशन को इसकी सूचना दी गई। रेलवे सोर्सेज के मुताबिक अमूमन ट्रेन केबल से नहीं टकराती है। ये ट्रेन बुधवार सुबह 3:30 बजे लखनऊ से रवाना हुई थी। वारदात के बाद राजधानी और वंदे भारत सहित करीब 2 दर्जन ट्रेनों के रूट्स बदले गए। 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया और दुर्गियाना एक्सप्रेस को डीजल इंजन से रवाना किया गया। हादसे के बाद लखनऊ से अधिकारी पहुंचे और रेलवे पूरे मामले की गहन छानबीन कर रही है। इधर घाटी में आतंकवादियों की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घातक हथियार बरामद किए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी सक्रिय नजर आ रहे हैं जिसे विफल करने में सुरक्षाकर्मी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सेना और पुलिस को घाटी में बड़ी कामयाबी मिली है। जॉइंट ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने कुपवाड़ा में भारी हथियार बरामद किए जिसमें AK-47, हैंड ग्रेनेड समेत दूसरे हथियार शामिल हैं। सूचना के आधार पर पुलिस और सेना ने केरन सेक्टर में ऑपरेशन चलाया और हथियारों की बरामदगी की जिसमें धमाके से जुड़े एक्सप्लोसिव डिवाइस भी मिले हैं। सुरक्षा बलों को यह खुफिया जानकारी जम्मू कश्मीर में तैनात एक विशेष चुनाव पर्यवेक्षक की ओर से दी गई जिसकी वजह से एक बड़ी वारदात को रोकने में कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर में चुनाव से ठीक पहले आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। कल कठुआ में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में दहशतगर्दों को मुंह की खानी पड़ी। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए जिसमें एक जैश का कमांडर भी शामिल था। इन आतंकियों के पास से सेना ने M4 और AK सीरीज के घातक हथियार बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जंग में भारतीय सेना अब गांव वालों को भी ट्रेनिंग दे रही है। उन लोगों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है जो विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्य हैं। विलेज डिफेंस गार्ड्स को ये ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना की तरफ से दी जा रही है। इस वक्त करीब 600 लोगों की ट्रेनिंग चल रही है।
सेना यूनिट लेवल पर विलेज डिफेंस गार्ड्स को ट्रेनिंग दे रही है। इसमें सेना के कोर बैटल स्कूल सरोल के इंस्ट्रक्टर्स भी मदद कर रहे हैं। विलेज डिफेंस गार्ड्स को वो जरूरी स्किल्स सिखाई जा रही है ताकि वो आतंकी खतरों से अपने गांव की रक्षा कर सकें। इससे रीजन का पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क मजबूत होगा। उन्हें ऑटोमेटिक राइफल चलाना, स्क्वाड, पोस्ट ड्रिल और कुछ टैक्टिक्स सिखाई जा रही है। राजौरी एरिया में 500 विलेज डिफेंस गार्ड्स को ट्रेन किया जा चुका है। डोडा और किश्तवाड़ में भी करीब 90 लोगों को ट्रेन किया गया है। ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें सेल्फ लोडिंग राइफल भी दी जा रही है। हमने एक टीम बना के रखी हुई है कि हमें अगर एक मैसेज आएगा तो एक मैसेज पे भी हमारे जितने भी हमारा जो ग्रुप है, हमारे 15 लोगों का ग्रुप बना के रखा हुआ है और ग्रुप हमारा 5 मिनट में वहाँ पे पहुँचता है। और हमें जब तक हमारे पास पुलिस या आर्मी या कोई बंदा पहुँचते तब तक हम अगले को रोक के रखते हैं। और अब खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज भी राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशियों के नाम घोषित करने का सिलसिला जारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज उम्मीदवारों की 7वीं और अंतिम लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने जगधारी सीट से आदर्श पाल गुर्जर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आदर्श पाल गुर्जर पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में चले गए थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने नूंह और नारनौंद की सीट पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। उसने नारनौंद से रणवीर सिंह लोहन और नूंह से रबिया केदवई को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले आप ने आज 19 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। वहीं बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 3 उम्मीदवारों के नाम हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा का टिकट काट दिया गया है। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह को टिकट मिला है। पार्टी ने सिरसा से रोहताश जांगड़ा को और फरीदाबाद NIT से सतीश फागना को चुनावी मैदान में उतारा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, जिसमें 2 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी ने उकलाना से नरेश सेलवान और नारनौंद से जसबीर सिंह को टिकट दिया है। वहीं जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने भी 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। और देखिए, इस बीच कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है। आरजीकर अस्पताल में संदिग्ध बैग मिला है। प्रदर्शन वाली जगह को खाली करवा दिया गया है, जहां पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये देखिए, वही बैग है जो कि उस जगह पर मिला है। आरजीकर अस्पताल की वो जगह जहां पर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे। अब इस संदिग्ध बैग के मिलने के बाद इस जगह को खाली करवा दिया गया है। बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर पहुंचा हुआ है। ये काले रंग का वही बैग है जो कि काफी संदिग्ध बताया जा रहा है और इसके बाद इस जगह को खाली करवा दिया गया है। अब इस बैग के अंदर क्या है, इसको देखने के लिए, क्योंकि बम की अफवाह भी निकलकर सामने आई थी, ऐसे में बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर पहुंचा हुआ है ताकि कंफर्म किया जा सके कि आखिरकार इस बैग के अंदर है क्या। तो आरजीकर अस्पताल, जहां पर डॉक्टर्स बीते महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में, वही जगह जहां पर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर एक संदिग्ध बैग मिला है। अब इस बैग में क्या है, इसको पता करने के लिए, इसको जांच करने के लिए बम निरोधक दस्ता जो बम स्क्वाड टीम है वो इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है, जो ये पता लगा रही है कि आखिरकार उसमें है क्या। अभी एहतियातन जो जगह है, प्रोटेस्ट वाली जगह, उसको खाली करवा दिया गया है। बम निरोधक दस्ता जो कि बम स्क्वाड टीम है उसको बुला लिया गया है और इसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि इस बैग के अंदर क्या है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको उसी बैग की दिखा रहे हैं जो संदिग्ध बैग मिला है कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में, और इसके बाद जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है उसको बुला लिया गया है जो पता लगाएगी कि इस बैग के अंदर क्या है। तो ये तस्वीर उसी बैग की आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, कोलकाता का आरजीकर अस्पताल। और बीते महीने से लगातार यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से, और उसी जगह पर एक संदिग्ध बैग मिला है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार इस बैग के अंदर क्या है, और इसी को पता करने के लिए, इसी का पता लगाने के लिए बम निरोधक दस्ता बुला लिया गया है। पूरी जगह को एहतियातन खाली करा लिया गया है सुरक्षा कारणों से, और जैसे ही बम स्क्वाड टीम पहुंचती है और उसके बाद पता लगाया जाता है कि इस बैग के अंदर क्या है, छानबीन होती है, उसके बाद ही कुछ कंफर्म हो पाएगा कि आखिर इस बैग में क्या मिलता है। लेकिन अभी क्योंकि एहतियातन सुरक्षा कारणों से जो जगह है वो खाली करा ली गई है। कोलकाता का आरजीकर अस्पताल, बम होने की अफवाह भी इस बीच निकलकर सामने आई थी और संदिग्ध बैग मिला, और इसके बाद अब जो बम निरोधक दस्ता है वो मौके पर पहुंच गया है। आप देख पा रहे हैं, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा वहां पर बढ़ा दी गई, टाइटन अप कर दी गई है, सुरक्षा को और
बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से ये बम निरोधक दस्ता ये पहुंच जाएगा, इसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा। इस वक्त कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए। कुमार, ये जो बैग है जो कि काफी बताया जा रहा है कि संदिग्ध माना जा रहा है, ये तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ही पता चल पा रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और जो खबर है बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंच गया है, क्या जानकारी अभी? देखिए, जो करुणा पहली नजर में जो दिख रहा है बैग, एक संदिग्ध बैग ढोने की सूचना मिली और बकायदा डॉक्टरों ने इस बाबत पुलिस को बताया, क्योंकि जब से ये घटना हुई है आरजीकर कॉलेज में, आज महीने भर से वहाँ पुलिस का दस्ता वहाँ रहता है और डॉक्टर भी जो है प्रोटेस्ट के लिए वहाँ बैठे रहते हैं। इमरजेंसी के ठीक सामने में प्रोटेस्ट के लिए डॉक्टर बैठे रहते हैं और जैसे ही उन लोगों को संदिग्ध बैग दिखा, उन्होंने इस बाबत पुलिस को जानकारी दी और फिलहाल उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जांच चल रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस बैग में है क्या। संभव है कि कोई इलाज कराने आया होगा, वो भी छोड़ के गया होगा, लेकिन दूसरी चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने देखा है हाल फिलहाल के दिनों में किस तरीके से वहाँ घटनाएं हुई हैं। कुछ लोगों ने आकर उपद्रव करने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने आकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। शायद यही वजह है कि किसी भी अप्रिय घटना की आशंका से बचने के लिए पुलिस एहतियातन वहाँ पे बम निरोधक दस्ता और तमाम ठीक है, तो बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंच गया है और अब इसकी जांच की जा रही है कि आखिर इस बैग में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।